अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पाकिस्तान में एड्स का मर्ज़ बेइंतहा फैलता हुआ नज़र आ रहा है। अदाद-ओ-शुमार ने खौफनाक हद तक इस मर्ज़ की तशख़ीस को सामने रखा है और पंजाब सबसे ज़्यादा फिगर्स का टॉप पे है। 10,000 से ज़ायद लाहौर, 5,000 से ज़ायद फैसलाबाद टॉप ऑफ द लिस्ट 1 और 2 नंबर के ऊपर है। अगर अंदाज़ा कीजिए कि एड्स ऐसे ही फैलता रहा और अगर एक बड़ी मैसिव कंपेन के ज़रिए टेस्टिंग करवाई गई तो ये नंबर्स एक ड्रामेटिकली नहीं खौफनाक हद तक सामने आएंगे। इसकी तशख़ीस कैसे है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, अद्वियात कौन सी लेनी है, बचाव कैसे है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसकी वजूहात बनती हैं। हम बार्बर शॉप पर जाते हैं, नेल कटर या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जो दूसरों ने इस्तेमाल किए होते हैं, कैंची, शेविंग किट और सब कुछ। और अगर प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाएं, सेक्स ऑफेंडिंग की तरफ जाएं, तो वहाँ जाके कुछ ऐसे गैर शरई और जिनसी ताल्लुकात हैं जो कि आपके लिए वबाल जान बन सकते हैं। ना सिर्फ वो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए मौत का बाइस बन सकते हैं। ये मर्ज़ इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि सरकार अपनी अवेयरनेस कैंपेन्स भी चला के मेरे ख्याल में थक जाएगी जब तक हम माशरती तौर पर कौम होने के नाते खुद अपना किरदार अदा नहीं करेंगे। हमें इनफरादी तौर पर इसके अंदर किरदार अदा करना होगा कि हम अपने आप को उन तमाम चीज़ों से रोकें जो कि इसके फैलाव का वजूहात बनती, क्योंकि ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि पूरे माशरे को बचाव के लिए किरदार अदा कर सकता हूँ। और इसके लिए माहिरीन क्या कहेंगे उनके पास लिए चलेंगे और देखते हैं तशख़ीस से इलाज तक वो क्या बताते हैं, वो आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में सबसे आगाज़ में जैसे मैंने इदाद-ओ-शुमार इब्तिदाइये के अंदर बताया कि हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तान में एड्स का मर्ज़ बेकाबू हो चुका है और इतना फैल रहा है कि पंजाब टॉप ऑफ द लिस्ट है। और उस टॉप ऑफ द लिस्ट के अंदर सबसे हैरत और तशवीशनाक ये चीज़ है कि 31,000 के करीब ऐसे पेशेंट हैं जो कि इलाज मुआवजा ही नहीं करवा रहे। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनकी तशख़ीस हो चुकी है। इन तशख़ीस वालों में से 31,000 अपना जो इलाज है वो नहीं करवा रहे। जबकि जो सबसे खौफनाक ये फिगर्स हैं कि अगर इनके अलावा ये अगर एक पूरा हम टेस्टिंग फेज़ शुरू करें पाकिस्तान में तो कितने बड़ी तादाद में ये सामने फिगर्स आ सकते हैं। कोताहियाँ क्या है हमारे साथ डेफिनेटली माहिरीन बता सकते हैं। डॉक्टर इरफान मौजूद है, इनकी तरफ बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये बहुत अलार्मिंग फिगर्स है। गवर्नमेंट बड़ी देर से कोशा है, डेफिनेटली किसी गवर्नमेंट की कभी भी ये तरजीह नहीं होगी कि किसी मुल्क के अंदर ऐसी बीमारी फैले और वो भी जानलेवा। एड्स बिलाशुबा एक ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। क्या समझते हैं ये फ़िगर्स जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और गवर्नमेंट के अपने फ़िगर्स हैं और इनमें इलाज ना करवाने वालों की शरह बढ़ रही है, लोग खौफनाक, मर्दों की तादाद सबसे ज़्यादा है। ख्वाजा सरा जिनको सबसे ज़्यादा इसके कैरियर समझा जाता है उनकी तादाद सबसे कम है। आप इस वक्त आइडेंटिफिकेशन कैसे देखते हैं और ख़ास तौर पर जो बच्चे इसके अंदर अब बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, उसके अंदर भी जो मेल बेबीज़ हैं उनकी तादाद ज़्यादा है? जी, जहाँ तक एड्स का ताल्लुक है तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। ये याद रखें कि एड्स ख़वातीन में भी उतना ही फैलता है जितना कि मर्दों में फैलता है। अब क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली मर्द बाहर निकलते हैं, आप देखें कि नशे का रुझान ज़्यादातर मर्दों में होता है और जो नशा यूज़ करते हैं ख़ासकर इंजेक्शन का, तो उनमें ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैलता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो पाकिस्तान में है एड्स फैलाने की, वो प्रोस्टिट्यूशन है और वो भी मर्द ही ज़्यादा इस काम में इन्वॉल्व होते हैं। जो कैरियर एक औरत है और चेंज ऑफ जो पर्सनैलिटी वो मेल होगा। जारी एक प्रोस्टिट्यूट औरत है, उसके हज़ारों मर्दों के साथ एक साल में हो जाते हैं। जब हज़ारों मर्दों के साथ होंगे तो उनमें फैलाव की शरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। उन 1000 में से एक मर्द को भी एड्स है तो वो ख़वातीन में करेगा, वो ख़वातीन हज़ारों मर्दों में ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, तो इस वजह से पाकिस्तान में मर्दों की तादाद रिलेटिवली ज़्यादा आ जाती है। अदरवाइज़ जहाँ तक फैलाव का ताल्लुक है, जैसे ये मर्दों में फैलता है वैसे ही ये ख़वातीन में फैलता है। इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं आती कि जी मर्दों में ज़्यादा फैलेगा या ख़वातीन में कम फैलेगा। अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में दो सबसे बड़े वजह, एक तो थी बार्बर, वो तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हर शख्स को ये शऊर हो गया है कि उसने अपनी किट लेके जानी है और ब्लेड जो है वो नया खलवा के यूज़ करना है। और अब तकरीबन 90% चंद दूर दराज के ब्लेड चेंज करो और बड़ा अच्छी अवेयरनेस, और ये सारी की सारी आप लोगों के थ्रू आई है, मीडिया के थ्रू आई है, सोशल मीडिया में आप काम करते हैं उसके थ्रू आई है। तो ये बड़ा एक अच्छा कदम है जो कि इस वक्त हुआ है कि बार्बर के पास जाते ही सबसे पहला काम होता है कि जी ब्लेड मेरे सामने खोलो, तो ये बड़ा अच्छा हो गया। अब जो ज़रूरत है,
अब पिछले दिनों पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कदम किया कि मंशियात फरोशी के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन किया, और मंशियात फरोशों का अंजाम वही है जो पंजाब गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि एक मंशियात फरोश कम अज़ कम 1000 फैमिली की ज़िंदगी को तबाह करता है। नाम नहीं 1000 फैमिली को तबाह करता है। वो नशा बेचता है मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, जो कि मर्द यूज़ करते हैं। और याद रखें, अगर एक घर का सरबराह नशे का आदी हो गया, पूरी की पूरी फैमिली तबाह हो जाती है, पूरा का पूरा घर तबाह हो जाता है। और हमने कई ऐसे लोग भी देखे हैं जो करोड़ों की जायदाद छोड़ के, जिनके वालिदैन गए और नशे की वजह पे वो गंदी जगहों पे, कूड़ादानों पे बैठे होते हैं और वहाँ पर गिरे पड़े होते हैं। तो अब ये नशे की वजह से काफ़ी कम होना है, और मुझे ये मैं बता रहा हूँ कि अगर यही सिस्टम रहा और नशे का ख़ात्मा कर दिया गया, मंशियात फरोशों का ख़ात्मा कर दिया गया, तो HIV की शरह एक सिग्निफिकेंट तौर पे नीचे जाएगी। दूसरी आ जाती है प्रोस्टिट्यूशन। अब इसके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, बल्कि ये अब बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज होके पार्टीज़ की शक्ल में, और आजकल तो स्पा सेंटर्स और मसाज सेंटर जो है उनका कल्चर बहुत प्रमोट हुआ है। और अगर कोई सहाफ़ी जाता है तो डेफिनेटली उनके पास एक बहुत अच्छा राइट है, वो डेफेमेशन आपके उस खिलाफ फाइल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अदारों को चाहिए, जहाँ पंजाब गवर्नमेंट बहुत एक्शन ले रही है, वहाँ डेफिनेटली हर जगह वज़ीर आला ने खुद तो नहीं पहुँचना। कुछ मेरे ख्याल में मुतलका पुलिस या अदारों का काम बनता है कि वो हुक्मनामा के बगैर भी मुआशरे में फैलने वाली फहाशी और यानी को खुद भी कंट्रोल करें। बिल्कुल आपकी बात ये बहुत ज़बरदस्त है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ लिखी जा चुकी हैं। अब मुझे बताएं, पुलिस का काम मंशियात फरोशों को पकड़ना नहीं था, पुलिस का काम मंशियात का ख़ात्मा करना नहीं था। और मुझे बता दें, किसी इलाके में उस SHO की मर्ज़ी के बगैर कोई एक नशावर चीज़ बिक सकती है? ये बड़ी मशहूर बात है कि पॉसिबल ही सबको नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ही आपको अपने फ़राइज़ से आगाह करे। आपको ख़ुद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप नहीं देख रहे कि नशाइयों का क्या हाल है। और पुलिस जहाँ पर नशई कोई वारदात करता है, कोई चोरी करता है, वो हाथ खड़े कर देती है कि मैं इसको कहाँ रखूँगी, ये तो हमारी नई मुसीबत डाल देगा, मैं इसको नशा कहाँ से दूँगी। तो जब ये हालात हैं तो फिर इस वजह से नशा फैलता है। जब नशा फैलता है तो HIV एड्स के मरीज़ फैलते हैं, और जब ये फैलेंगे तो इनका इलाज मुमकिन नहीं है। इस वक्त तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कास्ट दे रही है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि लिमिट हद तक होता है। कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो अमेरिका की भी है, वो 100% फ्री मेडिकेशन नहीं दे सकती, ये मुमकिन ही नहीं है। तो सबसे अहम चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि सबसे एहतियाती तदबीर करें। जिसकी वजह से ये HIV फैल रहा है उनको रोकें। उनको रोकने का एक ही है, और ये दोनों काम पुलिस ने करने हैं। मंशियात का भी पुलिस ने ही करना है, और दूसरे नंबर पर जो प्रोस्टिट्यूशन है इसको भी पुलिस ने ही कंट्रोल करना है। कोई आम शख्स, मैं और आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ लोगों को शऊर दे सकते हैं कि खुदारा नशे से बच जाएं, खुदारा अपने जिनसी ताल्लुकात सिर्फ अपनी शरीके हयात तक रखें और प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ना जाएं। ये कम अज़ कम 1 दर्जन से बीमारियां आपके जिस्म में ट्रांसफ़र करती है। यानी कि आप खुद जाके सस्ते दामों जिस्म फरोशी के अंदर अपने आप को ना सिर्फ इन्वॉल्व कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसी बीमारी लेके आ रहे हैं जो कि डेफिनेटली फिर आप अपनी शरीक हयात के साथ भी इंडल्ज होंगे, अपने बच्चों के साथ भी होंगे इन्वॉल्व, और ये फैलता फिर जाता है। और क्या डॉक्टर साहब ये सिर्फ ऐसे ही फैलता, मतलब फैमिली के अंदर इसका फैलाव एड्स का कैसे कैसे मुमकिन है? फैमिली के अंदर ज़ाहिर बात है, आजकल हमारी फैमिली के अंदर नेल कटर यूज़ करते हैं, कंघी एक ही यूज़ होती है, तौलिया एक ही यूज़ होता है। हमने अक्सर घरों में हम भी यही साला एक तौलिया लटका हुआ सारे यूज़ कर रहे होते हैं। कई दफ़ा टूथब्रश भी एक ही यूज़ कर जाते हैं। और ये सारे के सारे टूल, ये कैंची, ये छुरी, ये नेल कटर, ये तौलिया, ये टूथब्रश, ये सारे के सारे नहीं, चम्मच से नहीं फैलता, ये सिर्फ इसके लिए ब्लड का लगना ज़रूरी है। तो ये वो चीज़ें हैं, ज़ाहिर बात है जब टूथपेस्ट करते हैं ब्लड मिलता ही निकलता है। आप नेल कट रहे हैं, कोई ना कोई काट लगेगा, छुरी है, कोई ना कोई काट लगेगा। तो इससे ये पूरी फैमिली में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और मैं बल्कि अपने तमाम मर्द हज़रात को कहना चाहूँगा कि आप ज़िंदगी में इतनी जद्दोजहद करते हैं सिर्फ़ अपनी फैमिली के लिए,
और आपकी एक छोटी सी गलती ना सिर्फ आपको HIV एड्स में मुब्तला कर रही है, आपकी फैमिली को भी कर रही है। तो इससे खुदारा बचें, नशे का इस्तेमाल ख़त्म कर दें, जिनसी ताल्लुकात अपनी शरीक हयात तक रखें, और जब भी बार्बर के पास जाएं मैक्सिमम 1 से 2,000 रुपये की टोटल किट मिलती है, जिसमें कंघी, छुरी, कंघी, कैंची और ब्लेड शामिल है। ये आप अपना लेके जाएं। बस ये 3 चीज़ें आप कर लेंगे, आप में HIV एड्स फैलने का शरह 0% हो जाएगी, कोई चांस ही नहीं है कि आप में हो जाएगी। और जब आप अपनी शरीक हयात को करेंगे तो ये माँ से बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। जब माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होगा, उस बेचारी नन्ही जान का क्या कसूर? सिर्फ ये कसूर कि उसके वालदैन की गलती की वजह से, उसके वालिद की गलती की वजह से, उसकी वालदैन की गलती की वजह से वो एक मुज़ी मर्ज में पैदा होते ही शिकार हो गया। और वो जारी बात है, जब बड़ा होगा तो उसमें पेचीदगियाँ आना शुरू हो जाएंगी। 10 से 12 साल बाद HIV की पेचीदगियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जो कि जानलेवा हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, जानलेवा ये कितना ज़्यादा है और क्या लाइफ टाइम फ्रेम है इसका, कि कितने देर इसने चलना है, और कब ये बहुत ज़्यादा खौफनाक ख़तरनाक हद तक फैल के फिर आपको तकरीबन मौत के मुंह में ले जाता है, और क्योर की हद तक क्या इलाज मुमकिन है इसका? क्योंकि एक बड़ी सादा सी बात है कि एड्स लाकाबिल इलाज जो मर्ज़ है। बड़े अच्छे इसमें आपने 5 क्वेश्चन कर लिए। पहले नंबर पे तो अलामतें क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि एड्स है? याद रखें, इसकी अलामतें ऐसे ही हैं जैसे फ्लू की अलामतें, कि पेशेंट को बुखार होगा, गला ख़राब होगा, गदूद जो होते हैं गर्दन में नीचे वो बड़े होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ अर्सा जब ये बीमारी ज़्यादा देर रहेगी तो वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, कमज़ोरी, नकाहत मजबूर होना शुरू हो जाएगी। और कई दफ़ा कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको पखाने लगे रहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी बड़ी मुस्तकिल पखाने, यानी डेली उनको 4-4, 5-5 पखाने पिछले मंथ से आ रहे होते हैं। तो ये चंद एक अलामतें हैं जिसकी वजह से एड्स फैलता है। अब याद रखें, HIV वायरस और चीज़ है, एड्स और चीज़ है। HIV वायरस का मतलब है सिर्फ वायरस है, उसकी कोई पेचीदगी नहीं है। जब वायरस की पेचीदगी आ जाएगी तो हम उसको एड्स कहते हैं। तो HIV और चीज़ है, एड्स और चीज़ है। अब जहाँ तक HIV का ताल्लुक है, अगर आपने ये सिंपल अलामतें, बुखार, गला ख़राब, नज़ला, ये गदूदों का बड़ा होना है, इस पर अगर आपने तशख़ीस कर ली तो आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और ये ट्रीटमेंट से काबिल इलाज हम इसको इस सूरत कह सकते हैं कि आप ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, आपको पेचीदगी नहीं आएगी, आपसे किसी दूसरे को HIV ट्रांसफ़र नहीं होगा, और जब आपको पेचीदगी नहीं आनी तो आपने अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार लेनी है। लेकिन ये याद रखें कि इसकी मेडिसिन लंबा अरसा यूज़ करनी पड़ती है, ये कोई 2 माह 4 माह नहीं, ये सालों पे मुहित होती है। और जहाँ तक आपकी पेचीदगियों का ताल्लुक है, अब जारी बात है, ये याद रखें, इसको हम कहते हैं HIV, ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ह्यूमन इम्यूनिटी से रिलेटेड है। उसमें क्या होता है कि ह्यूमन इम्यूनिटी कम हो जाती है, क़ुव्वत मदाफ़त कम हो जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसके जरासीम, आपके जरासीम, मुख्तलिफ़ मरीज़ों के जरासीम मेरे अंदर जा रहे हैं। अब मेरी इम्यूनिटी होती है कि वो छोटे मोटे जरासीम को मार देती है, लेकिन इनमें इम्यूनिटी की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा मर्ज़ TB का है, तो TB के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा मर्ज़ होता है नमूनिया का, तो इनमें नमूनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद झिल्लियों, दिमाग की झिल्लियों में इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, ब्रेन में पस पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अंतड़ियों में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है, जिल्द की बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। समझ लें कि ये सर से पाँव तक तकरीबन हर हिस्से को मुतासर कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ़ उस सूरत मुतासर करेगी जब आप बर वक्त तशख़ीस नहीं करेंगे, जब आप बर वक्त मेडिसन नहीं लेंगे, और इसकी पेचीदगियाँ इस हद तक आ जाएंगी कि ये आपकी इम्यूनिटी के लेवल को, जिसको हम CD4 काउंट कहते हैं, वो 100 से भी कम हो जाएगा, यानी बहुत कम इम्यूनिटी हो जाएगी। तो बेसिकली ये खुद कुछ नहीं करता, जो इन्फेक्शन है उनकी तादाद को बढ़ा देता है। जिस्म जो इन्फेक्शन ख़त्म कर सकता है उसकी पावर को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो मैंने आपको बताई ये आ सकती हैं। इसके अलावा फिर खून का कैंसर, जिसको हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कहते हैं, ये भी हो सकता है, और ब्रेन का ट्यूमर, जिसको हम लिम्फोमा कहते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये कैंसर तक की बीमारियाँ कर सकता है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इरफान मौजूद थे, बहुत ही तफसील के साथ, डिटेल के साथ तशख़ीस और अलामात जो हमारे सामने रख रहे थे। प्रोग्राम मज़ीद आगे लेके चलते हैं, एक ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर यासिर याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिसिन के। इनसे बात का आगाज़ करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। एड्स के फिगर्स जो हैं, एक बार पूरा पाकिस्तान खौफज़दा हुआ है, और मेरे ख़्याल में
मैं कई बार ये चीज़ को अच्छा कहता हूँ कि पैनिक किसी चीज़ों में होना सही है, कि हम बिल्कुल लापरवाह हुए थे और ये इतना तेज़ी से जो फिगर्स आए हैं, अब एकदम हर कोई, जैसे डॉक्टर इरफान से मैं इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने कुछ सिम्टम्स बताए थे, मुझे ऐसा हुआ कि मैं अपने ऊपर देखूँ कोई ऐसी, हर इंसान को अब फ़िक्र हुई है। हमने ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है ताकि लोगों को अगर कोई ऐसी इलामात हैं तो डेफिनेटली अपने तिबी माहिर के पास जाएँ, इलाज मुआवजे से पहले टेस्ट करवाएं, ताकि खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ किसी की तरफ बढ़ें तो आप रुक सकें। ये भी बहुत बड़ी नेकी है कि आप कैरियर ना बने। आप अब तशखीस और उसकी मेडिसिन के हवाले से ज़रा आगाह करें। जैसा कि आपने बताया कि एड्स की फ़िगर्स, HIV की फ़िगर्स पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो जो हम इसकी तशखीस, जो इसकी रिपोर्ट्स करते हैं, उनके 2-3 मकासद हैं। एक तो ये है कि हम इसकी रिपोर्ट कर जल्दी से जल्दी ताकि इसकी तशखीस हो जाए। फिर जो कुछ रिपोर्ट्स हैं जिससे हम इसकी तशखीस करते हैं, उसको कंफर्म करते हैं, और बाज़ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसको हम देखते हैं कि हम अगर मरीज़ का इलाज कर रहे हैं तो आया कि मरीज़ उस इलाज को रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, और एक इसकी शिद्दत को देखने के लिए। और कुछ रिपोर्ट्स जैसा कि डॉक्टर इरफान साहब ने कहा कि जब HIV से एड्स के अंदर ये बीमारी कन्वर्ट होती है तो उसकी हमने जो पेचीदगी हैं उनको देखने के लिए, इसके लिए जो सबसे ज़रूरी टेस्ट है, सिंपल एक एंटीबॉडी टेस्ट हम कहते हैं HIV का, उसको करवाया जाता है, या एंटीजन एक टेस्ट होता है उसको करवाया जाता है, या फिर एक PCR जिससे हम मज़ीद उसको अच्छी तरह कंफर्म कर लेते हैं। इनकी कुछ ड्यूरेशन का फ़र्क है। एंटीबॉडीज़ आमतौर पर 3 से 12 हफ्ते के बाद पॉजिटिव होती हैं, एंटीजन 4 हफ्ते के बाद पॉजिटिव हो जाती हैं, लेकिन PCR जो है वो 4 से 5 दिन के अंदर जरासीम को डिटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा एक चीज़ है CD काउंट, जिसका इरफान साहब ने बताया था आपको पहले भी कि अगर ये CD काउंट कम हो जाए तो इसका मतलब है कि ये HIV का मरीज़ अब एड्स की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो CD काउंट के साथ हमने एक तो उसकी शिद्दत को देखना है, दूसरा जब हम मरीज़ का इलाज करते हैं तो फिर हम ये भी देखते हैं कि आया कि उसका CD काउंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। और उसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स हम करवाते हैं HIV के पेशेंट की कि इनके अंदर जब क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है तो इनके अंदर हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक जो इन्फेक्शन है वो बढ़ जाती हैं। उसमें हम TB का टेस्ट करवा कर देखते हैं, इनका हेपेटाइटिस BC का टेस्ट करवाना होता है। इसके अलावा जितनी भी STDs हैं जैसे सिफिलिस है या जो बीमारियां जो सेक्स के साथ या और तरीक़ों से फैलती हैं, उन तमाम के टेस्ट करवाने होते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको बर वक्त इसकी तशख़ीस कर लें तो इससे हम बहुत हद तक बच सकते हैं और टाइमली इलाज इसका शुरू। अच्छा डॉक्टर यासिर साहब, आप तो एक्सपर्ट हैं, कितना किसके अंदर असर बार्बर्स के वो इंस्ट्रूमेंट्स का है और कितना ज़्यादा सेक्स का है? क्योंकि हमारे जो प्रोस्टिट्यूशन है और ख़ास तौर पर देखें, ख्वाजा सराओं को सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया जाता है, उनकी तादाद सबसे कम निकली 2000 के करीब, और मर्द सबसे ज़्यादा निकले, ख़वातीन दूसरे नंबर पे। हम फिर क्या कहें कि वो सीख गए हैं और मर्द और ख़वातीन सीखे नहीं है, तीसरी जनरेशन जो है वो सीख गई है इस पूरी प्रोसेस को कि हमने अपने आप को बचाना है, और वो आज अलाइड हॉस्पिटल में हम आएँ या किसी हॉस्पिटल में एड्स सेंटर में जाएँ तो सबसे ज़्यादा ख्वाजा सरा से सीरियस लेते नज़र आते हैं मुझे हमेशा, और सबसे कम मर्द हजरात या हम उनको तज़ीक में जुमले भी बोलते हैं। लेकिन आज फिगर ये बता रही हैं कि वो अपने आप को बचा रहे हैं और हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो मर्दों का जैसा कि आपने कहा कि जो बार्बर्स का है, इसी तरह जब अब तो इतनी चीज़ें आ गई हैं, जिस तरह टैटविंग करते हैं उसके साथ ये टैटविंग बहुत हो गई है, अब वो दौर गया। अब तो आजकल मर्द भी जिस तरह बालियाँ पहनते हैं, उनकी नोज़ पियर्सिंग हो रही है, ईयर पियर्सिंग हो रही है। अगर आपका बार्बर जो कि पुराने थे, अब नया दौर ये आ गया कि आप उसको कहते हैं भी डिस्पोजेबल रेज़र इस्तेमाल करें, उसके अपने हाथ साफ़ हों, तो बार्बर्स का बहुत हद तक रोल है इसके अंदर। इसी तरह जब हम गली मोहल्ले के अंदर जाते हैं सस्ते इलाज के लिए कि जिस डॉक्टर के पास जाएं हमें उसने इंजेक्शन लगाया, जिसने आपको 100-200 लेकर दवाई भी देनी है, इंजेक्शन भी लगाना है, तो ओबियसली उसकी सिरिंज साफ़ नहीं होगी। इसी तरह जिस तरह जो जब नीडल शेयरिंग होती है, जैसे ये लोग जो मंशियात वाले हैं उनमें भी इस वजह से ज़्यादा फैल रहा होता है कि वो नीडल शेयरिंग कर रहे होते हैं। और जो दूसरी जो आपने बात की कि ख़वातीन के अंदर कम है, बेसिकली हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन की रिपोर्ट्स हम करवाते भी कम है, ठीक है। तो ज़ाहिर अगर वो करवाएं तो फिर हमारा वो सोशल स्टिग्मा इतना होता है। तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जैसे बार्बर्स का, टैटविंग का, ईयर नोज़ पियर्सिंग का, ठीक है, पॉलीगैमी का। डॉक्टर साहब, क्या इससे पसीने से या थूक से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है? बहुत कम चांसेस है। पसीने थूक से नहीं, ये आमतौर पर ब्लड के साथ या सेक्स के साथ होता है। अच्छा, मेडिसिन की तरफ बढ़ें तो फिर मेडिसिन कौन सी हैं जो कि
इस्तेमाल इसमें, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इसमें, तो वो हमारे ज़रा नाज़रीन को बता दें। मेडिसिन इसकी जो हैं आम तौर पर लंबी खानी पड़ती हैं। इसमें मेडिसिन का देने के भी 2-3 मकासद हैं। एक तो ये है कि हमने जो बीमारी आई है उसको शिद्दत उसकी कम की जाए और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को रोका जाए, और क्योंकि ये क़ुव्वत मुदाफ़त की बीमारी है तो ताकि मरीज़ की क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाया जाए। इसमें आम तौर पर 4-5 ग्रुप हैं। अब वो जैसे हम आम नाजरीन को बताने के लिए वो टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो न्यूक्लियोसाइड इनहिबिटर्स हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं। तो आम तौर के ऊपर हम 3 दवाइयाँ देते हैं, उनमें से 3 या 4 ग्रुप्स हैं, उनमें से 3 दवाइयों को लंबे अरसे के लिए दिया जाता है, और उसके बाद हम CD4 काउंट के साथ उसको मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे ही पेशेंट का CD4 काउंट बढ़ता है तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ रही है और उससे अंदर बीमारी की शिद्दत कम आ जाएगी। डॉक्टर साहब, बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन्स और बहुत कुछ हमें टीवी पे चलता हुआ नज़र आता था, आज वो बड़ा मखदूश हो गया है। शायद गवर्नमेंट ने तो अपनी कोशिश कर ली, और मेरे ख्याल में एक बादशाह कौम वही होती है जिसे एक बार सिखाया जाता है। गवर्नमेंट ने डेफिनेटली एक हैवी बजट है एडवर्टीज़मेंट का, वो पूरी उम्र ये नहीं लगा सकते कि हर वक्त एड्स की अवेयरनेस चलती रहे। गवर्नमेंट बहुत से प्रोजेक्ट किए। अब एज अ पब्लिक हमारी जिम्मेदारी क्या है इसके अंदर? एज अ पब्लिक हमें, जैसे कि हमने डॉक्टर फान से डिस्कस किया, हमें अपने आप को खुद इससे बचाना है। जैसे आपने बताया कि 1-2 दफ़ा गवर्नमेंट के, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर हैं, हमारे बजट्स भी कम हैं, तो हमें हमेशा जो भी काम करना है सेफ्टी के साथ। जैसे हमने बार्बर्स के पास जाना है, उसको कहें अपने हाथ धोए, अपने औजार को देखें। इवन जब हम हमारी ख़वातीन जिनके सी सेक्शंस होती हैं या नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, जब वो अताई डॉक्टरों के पास या जाती हैं गांव के अंदर, तो वो कम पैसों के अंदर क्या होता है, वो सफाई का ख्याल नहीं करते, औजार ठीक तरह धुले नहीं होते, उससे भी फैलता है। तो हमें एज अ कौम चाहिए कि हम अपनी सफाई का ख्याल रखें, और जब भी कोई बीमारी आए या उसके मतलब जो भी आपको मुस्तनद डॉक्टर या गवर्नमेंट उसकी तशहीर करे, तो उसके ऊपर बाकायदगी से अमल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर याकूब हमारे साथ मौजूद थे, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन थे। बहुत ही तफसील के साथ चीज़ों को आगाह कर रहे थे कि चीज़ें कैसे कैटेगराइज हैं मेडिसिन के अंदर, और ख़ास तौर पर इसकी तशखीस के बाद इलाज की तरफ जब बढ़ना है तो कौन सी चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना है। यहाँ ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर सोहा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझिए कि इस वक्त जो फिगर्स एड्स के आ रहे हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं, और इसके ऊपर मैं तो बल्कि पहले भी ये कहा था प्रोग्राम के अंदर, ये अच्छी चीज़ ये इस हद तक है कि लोगों में खौफ तो आया, वरना जब से गवर्नमेंट ने, देखिए मैं इसमें बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर हूँ कि गवर्नमेंट एक हद तक अवेयरनेस चलाती है, वरना आज पाकिस्तान बने 1947 से आज तक आप किसी बाइक वाले को रोकें, हेलमेट ही पहना, वो आज भी ये कहता है मुझे अवेयरनेस नहीं है। ये तो ता क़यामत अवेयरनेस चले, लोग ठीक होने वाले नहीं है जिन्होंने नहीं ठीक होना। गवर्नमेंट एक हद तक कंपेन चलाती है, लोग ठीक होते हैं, कई असरत नहीं लेते। लेकिन अब जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनमें से अलार्मिंग ये है कि 31,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो इलाज नहीं करवा रहे, जो कैरियर बन के फिर रहे हैं। अच्छा, बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई है। लाहौर टॉप पे है 10,000 के साथ, फैसलाबाद 5,000 के साथ दूसरे नंबर पे है, ऐसे ही ननकाना साहिब और टॉप ऑफ द लिस्ट चल रहा है। आप क्या समझती हैं इनके पीछे क्या वजूहात हैं? क्योंकि आजकल जेन जी और जेन अल्फ़ा का दौर है। अगर न्यू जनरेशन जो कि बहुत ज़्यादा आईटी सोशल मीडिया इनके साथ लिंक है, अगर इनके अंदर ये बीमारियां बहुत फैल रही हैं, इस दौर में फैल रही हैं, तो कैसे हम इनको कैटेगराइज करें और रोकें? आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये वाला टॉपिक चूज़ किया, जो कि एक बहुत अहम और नहायत है, बल्कि हाईली मिसअंडरस्टूड टॉपिक है ये वाला जो है HIV। मसला ये है कि हमें एक अवेयरनेस तो नहीं है, और प्रॉपर ये है कि एजुकेशन आप वैसे देख लेना तो हमारा इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और कंपैरेटिवली देख ले तो फीमेल में तो बहुत ही ज़्यादा है। वो घर में रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं, बाहर उनका इतना एक्सपोजर नहीं होता। और सबसे ज़्यादा ये भी है कि HIV मेल तो ठीक है कैरियर कर रहे हैं, जो फीमेल्स है ना पूरा सेपरेट जो है ना उनसे बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि क्या है, क्योंकि हामला ख़वातीन है उसमें बच्चे से मुंतकिल हो जाना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ ख़राब करती है कि स्टिग्मा जो है, सोशल स्टिग्मा जो है, वो लोग इसको, अगर किसी को पता भी है ना कि मेरा घर में या घर वाला है या इस तरह है, उसको पता है कि HIV है, उसको पॉजिटिव, अभी एड्स नहीं हुआ, क्योंकि HIV एक वायरस है, उसने जाना है, जिस्म का जो मुदाफ़ियत निज़ाम है उसको कम कर देना है। लेकिन पर वक्त अगर इसका इलाज हो जाए तो ये एड्स में मुंतकिल नहीं होगा, बल्कि इनकी आगे भी मुंतकिली नहीं होगी, जो कि फ़ीमेल आगे बच्चे में कर सकती हैं, हमल के दौरान, पैदाइश के दौरान, और आगे दूध पिलाते हैं जब। तो इसका ये है कि ये एक तो स्क्रीनिंग नहीं है, स्क्रीनिंग, बल्कि आपने बात की कि जेन अल्फ़ा या जेन जी वगैरह,
आपने क्या करना है जब आपका लिटरेसी रेट ही ज़्यादा नहीं है और आईक्यू उतना नहीं है और आप इतना नहीं, अगर डॉक्टर्स बारहा कहते हैं कि आप स्क्रीनिंग करवाएं, जस्ट कुछ नहीं, आप 1 साल में 6 महीने बाद तो दूर की बात, आप 1 साल में एक दफ़ा स्क्रीनिंग करवा लें, सिंपल टेस्ट, एक CBC और स्क्रीनिंग, हेपेटाइटिस B, C और HIV। अच्छा, आपको लगता है गवर्नमेंट अगर सरकारी सतह पे स्क्रीनिंग करे, या ये इतने केसेस अभी वो हैं जो कि जिन्होंने टेस्ट करवाए, हाँ। अगर ये स्क्रीनिंग और इसकी एक बड़ी तादाद में टेस्ट करवाए जाएं तो ये फिगर्स तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन तक बहुत जाएं। ज़्यादा। अब ये देखें ना, ये अनडायग्नोज पेशेंट, हमें नहीं पता है कितने और कितने कैरियर्स हैं, कितने HIV एड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। वो क्या रहता है, हल्की सी बुखार होगा, थकावट होगी, बहुत ज़्यादा थकन होगी, बार बार इन्फेक्शन होंगे, कुछ भी रेस्पिरेटरी हो सकता है, यूरोसेप्सिस होता है, कुछ भी, वो पेशेंट बस ऐसे ही मोहल्ले से हकीम की दवाइयाँ लेते रहते हैं। वो एक सिंपल टेस्ट नहीं करवाते कि इतनी अवेयरनेस, मेरा ख्याल है कि हम इतनी अवेयरनेस पब्लिक को दें कि अगर आपको काफ़ी अरसे से 3-4 महीने 5 महीने से इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप सिंपल एक CBC स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लें इसका। तो ये है कि वो वक्त पे हमें पता चल जाएगा और उसका इलाज हो जाएगा। आजकल तो इलाज आया हुआ है, या तो वो ना कि वो नहीं है, क्योरिटी नहीं है, अगर क्योर कर ले टाइम से तो आगे जो फीमेल से बच्चे में जाता है उसके चांसेस 1% से भी कम रह जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज की मॉडर्न जनरेशन के अंदर बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स खुल गए हैं, उसके अंदर हाइड्रा फेशियल हो रहा है। हाइड्रा फेशियल की जो मशीन यूज़ हो रही है वो वही पकड़ के यहाँ भी घुसा रहे हैं, वो मतलब जो कुछ उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लगा रहे हैं। क्या वो भी इसके, क्योंकि देखें ना मॉडर्नाइज वर्ल्ड के अंदर मॉडर्न टूल्स भी इसके कैरियर बन सकते हैं? बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बल्कि मैं तो आपको तो बताऊँ, मैं अपने इर्द गिर्द सबको बल्कि इस चीज़ से इतना कंडेम करती हूँ कि आप किसी भी पार्लर जाएं, मैनी पेडी करवाएं, हाइड्रा फेशियल करवाएं, वो सारे यूज़ हो रहा है। बल्कि घर में भी ना आपका जो नेल कटर है, आपकी जो कंघी है सर में करने वाली, कुछ भी है, आपका शेविंग करना है, ये सारी किट आपकी पर्सनलाइज होनी चाहिए। कोई इतनी महंगी नहीं आती, अगर एक दफ़ा आप ले लें तो उसको आराम से बाद में स्टेरलाइज करके, ये जो एस्थेटिक क्लीनिंग है या सैलून वगैरह भी हैं, उनके पास आपने कभी चेक किया जाके कि उनके पास प्रॉपर स्टेरलाइजेशन का है कि नहीं? आप बस ये कह रहे होते मैं लेटा हूँ, मेरे पाँव साफ कर रहा कोई। और ये भी कल्चर एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया है कि मर्द जाते हैं, वो ऐसे पॉलर हैं जो कि यूनिसेक्स हैं कि हम जाएंगे, ख़वातीन हमारा करें। अब ये नहीं पता कि उससे पहले वो किस खातून का करके हटे हैं और वो खातून कहाँ से आई है, वो इंस्ट्रूमेंट्स का, वो जो नेल कटर, वो पॉलिशर जो भी है वो नेल के लिए यूज़ हो रहा है या पाँव की एड़ी के लिए यूज़ हो रहा है, किसका है, कहाँ से आया, कैसे वो यूज़ हो जा रहा है। क्योंकि और पब्लिक को पता भी चलना चाहिए कि इन इंस्ट्रूमेंट से फैलता क्यों है। क्योंकि कोई किसी को HIV है ना, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके अगर थोड़ा सा प्रिक हो गया, अब ये मैनी पेडी में क्या होता है, वो स्किन उतारते हैं और साथ में नेल कट करते हैं, कोई भी आपकी स्किन प्रिक होगी, ब्लड उसको लग गया, पता नहीं चला, सिर्फ माइक्रो ड्रॉप भी लग गया तो वो इट्स इनफ टू स्प्रेड। तो कोई सिरिंजेस किसी की यूज़ हो गई हैं, कोई इन्फेक्टेड पहले उस पर्सन का था, खून लग गया, ठीक है, और आगे वो ही आ जाते हैं कि गैर महफूज, गैर मुनासिब जो जिस्मानी ताल्लुकात एक दूसरे से। आजकल तो वो एक मॉडर्नाइज वर्ल्ड में स्पा सेंटर्स और इनकी तर्ज पे चले। पहले वो एक और इलाका था, आजकल और है। और हमारे यंग जनरेशन या न्यू जनरेशन कह लेंगे किसी में भी, वो इसे न्यू एक फॉर्म समझ रहे हैं कि स्पा सेंटर इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट ये नहीं पता कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सही बात है। मतलब आप देखें कि एक स्टैंडर्ड के और जाके पहले उनसे देखें, बल्कि खुद देखें कि उनके पास स्टेरिलाइजेशन मशीन है कि नहीं, प्रॉपर जो है एक मैकेनिज्म स्टेरिलाइजेशन वो करते हैं कि नहीं करते। तो मैं तो इसको हाईली कंडेम करूँगी कि आप किसी भी लोकल, आजकल हर गली मोहल्ले में ये चीज़ चल रही है, लोकल से लोकल भी है ना, इवन के घर में भी, और इवन के अब तो वो ऑनलाइन सर्विसेज नहीं आती कि आप घर बुला के मैनी पेडी करवाएं, वो एक बैग में उन्होंने सारा सामान रखा होता है मैनी पेडी, वो इस तरह कोई एक कंटामिनेटेड जो वो इंस्ट्रूमेंट हो सबको कर देगा। वो तो मेरा तो ख्याल है वो वॉश भी नहीं करते होंगे, तो स्टेरिलाइजेशन तो दूर की बात है। तो इसलिए आवाम को ये चीज़ समझनी भी चाहिए कि खूबसूरत दिखना नहीं है बल्कि सेहतमंद रहना भी है। बिल्कुल। ये अच्छा, एक और पॉइंट है कि सबसे अब कम तादाद जो है वो ख्वाजा सराओं की है। जी जी, ये मेरे ख्याल में एक अच्छा एलिमेंट है कि उन्होंने सारी प्रिकॉशंस मान ली हैं कि उनकी तादाद कम हो रही है और मेल और फीमेल की बढ़ रही है। सही बात है। वही ना, इस तरह को कोई जेंडर बाइसनेस नहीं है इसमें, कोई भी नहीं, जो अपने समझ लेगा इस बात को और अपने सेहत के मुताबिक बहुत ज़्यादा ये कि कॉन्शियस रहेगा, इस तरह का नहीं करेगा और साल में एक दफ़ा स्क्रीनिंग करवा ले। और अगर इर्द गिर्द है भी कोई HIV पॉजिटिव तो उसको इनकरेज भी करे, सोशल स्टिग्मा को दूर इसीलिए होगा ना कि अगर आप एक मोहल्ले में एक दूसरे को बातें नहीं करेंगे और इस तरह नहीं करेंगे, उसको स्टिग्माइज नहीं करेंगे उस चीज़ को, बल्कि उसका इलाज करेंगे, तो ये है कि एक सेहतमंद और भरपूर माशरा बन सकता है अगर हम थोड़ी सी बस अपने आप पे फोकस कर लें
और एजुकेशन थोड़ी सी बेहतर कर लें। यही है कि अवेयरनेस तो देते हैं, लेकिन यह है कि इवाम जो है वो एक्सेप्ट तो करे ना उस चीज़ को। बिल्कुल सही है, ये बात डॉक्टर साहब की बड़ी सही थी कि गवर्नमेंट जितनी मर्जी अवेयरनेस आपको दे ले, जब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम सरकार को इतराज़ नहीं कर सकते। मैं इस चीज़ पे बड़ा कायल हूँ कि हर जगह मरीम नवाज़ साहिबा ने खुद नहीं पहुँचना, हर जगह CEO हेल्थ नहीं पहुँचा, हर जगह डॉक्टर नहीं पहुँचना। जहाँ हमारी कॉमन सेंस काम करती है वहाँ हमें भी एक माशरे के अंदर फैलती हुई ऐसे मूजी मर्ज़ को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा, जिसके जो फिगर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में अलार्मिंग सिचुएशन की तरह फैल रहे हैं, और ये वो हैं जो अभी तक सामने आए हैं। अगर ये एक स्क्रीनिंग या एक ह्यूज मैसिव टेस्टिंग की तरफ लेके जाया जाए तो इसके फिगर्स इतने ज़्यादा होंगे जो कि खौफनाक हद तक बढ़ सकते हैं, जो कि अभी एक टेस्टिमोनियल टाइप हमारे सामने आया है, उसी ने पूरी पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर खौफ तारी कर दिया। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शहबाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हेल्थ फैसलाबाद है। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, एड्स एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, ऐसी बीमारियां सारी अल्लाह सबको महफूज रखे और सेहत तंदुरुस्ती दे। क्या समझते हैं कि ऐसी बड़ी खौफनाक बीमारी के तौर पर इसे तस्वर भी किया जाता है और जानलेवा भी कहा जाता है। इसकी प्रिवेंटिव्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी कैंपेन्स चलाई। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि हमेशा हर वक्त अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं, बल्कि माशरती तौर पर एक सिविलाइज माशरे के अंदर लोगों को इतना बाशऊर होना चाहिए वो उसके प्रिवेंटिव्स के लिए इकदाम करें। आपकी टीम्स भी काम कर रही हैं, क्या इकदाम हैं और लोगों को क्या कहेंगे तशखीस और इलाज के लिए और एहतियात के लिए, एड्स से बचाव के लिए कौन सी चीज़ें जो कि आप लोग कर रहे हैं और एक आम आदमी अपने तौर पे कर सकता है? थोड़ा सा सबसे पहले मैं बताता जाऊँ ये क्यों ख़तरनाक है। उसकी वजह यह है कि ये समझने की, मैं सादा लफ्ज़ों में बात करूँगा ताकि, क्योंकि आपका मैसेज घर घर जाना है ताकि वो लोग समझ सकें, और ज़्यादा अगर हम तफसील में पड़ जाते हैं तो लोग फिर तवज्जो भी नहीं देते। सो ये समझ लें कि इसमें हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हम इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं, हमारी मुदाफ़त कम हो जाती है। अगर ऐसे जब जिसको HIV है उसको अगर कोई और डिज़ीज़ टच करेगी तो वो ज़्यादा बढ़ाव के साथ करेगी। माइल्ड सी इन्फेक्शन भी वो देर तक रहेगी, जो कि बाद में पॉसिबल है कि वो उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले वही स्टेप आपने बड़े अच्छे अल्फाजदार किए कि तशखीस। इसके लिए हमारे THQs, हमारे BHU, हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ने इस पर बेइंतहा काम किया हुआ है और वहाँ पे इनकी स्क्रीनिंग हो रही है और इवन फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर रहे हैं, ताकि लोगों को चाहिए वो अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। ख़ास तौर पर वो तबका जो कुछ बीमारियों में, जो लंबी बीमारियों में, पुरानी बीमारियों में, पेचीदा बीमारियों का शिकार है, वो लाजमी करवाएं अपने टेस्ट। हमारे अदारे उनके लिए हाज़िर हैं। जब डायग्नोज हो जाएगा तो फिर जैसे कि अलाइड हॉस्पिटल, वहाँ पे जो एक सेंटर है सारा कुछ वहाँ रजू करे और उनको तफसील के साथ हर चीज़ बताई जाती है। हमारे पास भी तमाम THQ हॉस्पिटल्स में वो सेंटर बने हुए हैं। लोग हमारे उन लोगों को आना चाहिए। कौन सा तबका है जहाँ से ये ज़्यादा जो लोग अफेक्ट होते हैं, जैसे जो एडिक्ट लोग हैं, नशेई लोग हैं, और ऐसी जगह पे जहाँ पे हाइजीनिक का ख्याल नहीं रखा जाता, बार्बर्स की दुकानें हैं जहाँ पे, या घरों में भी इवन एक दूसरे का रेज़र ना यूज़ करें, एक दूसरे की चीज़ें, ब्लड नील कटर, ठीक है ना, ये मोटी मोटी चीज़ें अगर हम ज़हन में रख लेंगे, या और ऐसे पेशेंट से नफरत करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे तो होता है कि कोई बीमार भी हो जाए तो उससे फासला, वो से बातें नहीं करना छोड़ देते हैं, सलाम लेना छोड़ देते वो हैं। इससे ना हमारे तो ज़हनी तौर पे टेंशन से चले। मुझे तो लगता है आपने भी कुछ डिग्री डॉक्टरी की ली है आप जैसे सीख के। वेरी नाइस। साइकोलॉजिकल ट्रामा इज अ बिग कॉज। इस वक्त वर्ल्ड का इशू साइकोलॉजिकल ट्रामा भी प्लस है। हमने जो हमारा पेशेंट बीमार हो गया उसको हमने साइकोलॉजिकल ट्रामा से भी बचाना है। सो इन अल्फाज के साथ कि उस पेशेंट से नफरत नहीं बनती, एहतियातें बनती हैं, वो जो जनरल एहतियात डॉक्टर आपको बताते भी हैं, हमने उन पर अमल करना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोगों ने बार्बर्स रजिस्टर किए, क्लिनिक्स रजिस्टर, सब कुछ हुआ। आजकल नया सेगमेंट स्टार्ट हुआ है, स्पा सेंटर्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। कभी नेल कटर, किसी की वो तराशने के लिए, एड़ियाँ साफ़ करने के लिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे न्यू आ गए हैं जो कि आजकल यंग जनरेशन या न्यू ट्रेंड्स के मुताबिक हर चीज़ मुतारिफ नहीं हो गई है। इवन प्रोस्टिट्यूशन को भी एक नया रंग देकर मिसाल सेंटर्स के तौर पे ऐड ऑन किया गया। पुलिस और अदारे अपनी तौर पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं।
हमें माशरे को क्या अपने एक्ट्स को ठीक करना चाहिए इन चीज़ों में? देखें, दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट तो है गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट परफॉर्म भी कर रही है। और आपके लिए एक नई बात बताऊं कि पंजाब हेल्थ कमीशन का अदारा फैसलाबाद में भी बन गया है, Okay. जो इन चीज़ों को भी एड्रेस कर रहा है। हम भी कर रहे हैं, हम भी उन्हीं की पावर्स को यूज़ कर रहे होते बिल्कुल हैं, सही। राइट। दूसरा है, हम भी तो बाशऊर लोग हैं, हमें ये पता है कि मेरा एसी कहाँ से अच्छा मैकेनिक ठीक करेगा, मेरा मोबाइल कौन ठीक करेगा। हमें ये पता है कि मैंने न्यू मोबाइल लिया और उसको मैंने फ़ौरन कवर चढ़ाना है, डैमेज ना हो जाए। एग्री। और हमारा दीन तो कहता है दो इल्म है कि दीन का और तिब का, हम उस पर तवज्जो नहीं दे बिल्कुल रहे। सही। हमें भी आंखें खोल कर देखना चाहिए कि हम जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जिस क्लिनिक पे हम जा रहे हैं, जिस बार्बर के हम पास जा रहे हैं, जिस स्पा में जा रहे हैं, क्या हमें जाना चाहिए वहाँ पे। हम जाते हैं तो वो उन लोगों का धंधा और चलता है। बल्कि ये भी देख लेना चाहिए क्या वह हम गैर शरई हरकत की तरफ तो नहीं राग़िब हो रहे, जहाँ से दीन इस्लाम ने वहाँ भी हमें रोका हुआ है। ठीक है ना, हमारा दीन भी उन्हें रोक रहा है, हम जाते ही वहाँ पे क्यों है। ये मेरी आवाम से अपील है कि प्लीज़ हम भी अपनी आंखें खोलें, ना करें। उनसे उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और हम पे भी बोझ बर्डन कम पड़ेगा। तीसरी बात, हमारे जो लोग ये रिज़्क समझते हैं कि ऐसा काम करके क्या वो रिज़्क हलाल कमा रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह। उन्हें होश के नाखन लेने चाहिए। ठीक है, जो हमारे पेशे हैं ये ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया है, ज़िंदगी का मकसद हरगिज़ नहीं है। एग्जैक्टली, इंडीड। ठीक है ना, तो लिहाजा रिज़्क रब ने उनको देना ही देना है, तो लिहाजा वो पेशा इख्तियार कर लें जिनसे उनको रिज़्क हलाल मिले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने आखिर पे एक बड़ा खूबसूरत पैगाम भी दे दिया है कि जहाँ महकमा सेहत अदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम जब ये कहते हैं कि हम सिविलाइज्ड मुआशरा हैं, तो डॉक्टर साहब की बात बड़ी प्यारी थी। सिविलाइज्ड मुआशरे में रहने वाले लोग जो हैं उनके इक़दार मुख्तलिफ होते हैं, वो अपने हरकत सकनात एक्शन से, वो एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स कहते हैं ना, कि उनके जो हरकत हैं वो बताते हैं कि एक सिविलाइज मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस चीज़ों को बड़ा मलहूज़ खातर रखना चाहिए कि जब हम कोई ऐसा अमल या ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कि हमारे लिए नहीं, अच्छा ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें हम खुद नहीं बल्कि हम बहुत सारे दीगर लोगों की जान के लिए भी ख़तरा बन सकते हैं। तो इसलिए अगर हम दीन इस्लाम को ही दे के चलें तो बहुत सारी चीज़ों पर महफूज रहेंगे। और फिर तिब को देखें तो ऐसी चीज़ अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक हो, किसी को हो भी जाता है, तो आप एहतियात इतनी करें कि आप दूसरों को महफूज रखें और अपनी जान को भी महफूज रखें, ताकि हम इस माशरे को एक सेहतमंद माशरा बनाएं, ना कि बीमारी की तरफ या ऐसे माशरे की तरफ बढ़ाएं जो कि खौफनाक और हर एक के लिए जानलेवा साबित हो। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।